नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। बिहार चुनाव को लेकर एक्टिव मोड में चुनाव आयोग। जून में दौरा करेगी टीम। 2 से 3 चरणों में हो सकता है मतदान। अयोध्या में मंदिर का शिखर सोने से जगमगाया। दूर से ही बिखेर रहा चमक। 5 जून से होगी राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा। नेपाल में हिंदू राष्ट्र और राजशाही की मांग पर हंगामा। प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने घसीटा। काठमांडू में कर्फ्यू, कई गिरफ्तार। पूर्वोत्तर भारत में बारिश, बाढ़ से हाहाकार। असम के 15 जिले बाढ़ की चपेट में आए। सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर में तबाही। देश में कोरोना से 24 घंटे में 6 मौतें। अहमदाबाद में 18 साल की गर्भवती लड़की की मौत। 3,976 एक्टिव केस। केरल में सबसे ज्यादा 14 से 35 मामले। और आईपीएल फाइनल कल क्लोजिंग सेरेमनी की थीम होगी ऑपरेशन सिंदूर। सेना के तीनों प्रमुख आएंगे यहां। शाम तक होगा तय शंकर महादेवन का लाइव कंसर्ट। खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राजधानी दिल्ली से अहम खबर है। अगले कुछ घंटों में राजधानी में बारिश की संभावना है। मौसम बदलने की संभावना है। इस दौरान चल सकती है 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की हवाएं। 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। हवा के साथ बारिश होने की भी मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जताया है। आपको बता दें, लोगों को एहतियात बरतने की सलाह भी जारी की गई है। तो देश की राजधानी दिल्ली से अहम खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। अगले कुछ घंटों में राजधानी में भारी बारिश की संभावना है। और अगली अहम खबर हरियाणा की है। हरियाणा से है, जहां मंडियों में सूरजमुखी की सरकारी खरीद 1 जून से होनी थी, लेकिन संडे होने के चलते कल सूरजमुखी की सरकारी खरीद शुरू नहीं हो पाई। और आज भी सूरजमुखी की सरकारी खरीद शुरू नहीं होने से किसानों में नाराजगी दिखाई दी। किसानों का कहना है कि पिछले 15 दिन से सूरजमुखी की फसल पककर तैयार हो चुकी है और खरीद शुरू न होने से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि मंडी अकाउंटेंट ने बताया कि आज सूरजमुखी की सरकारी खरीद शुरू होने जा रही है। वहीं किसानों की सुविधा के लिए मंडी में सभी व्यवस्थाएं की गई हैं। हरियाणा की मंडियों में सूरजमुखी की सरकारी खरीद 1 जून से होनी थी, लेकिन 1 जून को सरकारी छुट्टी होने के कारण खरीद शुरू नहीं हो पाई। कि आज भी अभी तक सूरजमुखी की खरीद शुरू नहीं हो पाई है। जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे सूरजमुखी की छावनी को जो है खरीद केंद्र बनाया गया है सूरजमुखी का, जिसके लिए मंडी में जो है सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। बिजली, पानी की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। इसी के साथ साथ किसानों के लिए जो है अटल किसान कैंटीन का भी प्रबंध किया गया है। और जो है किसानों ने मेरी फसल मेरा ब्यौरा पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाया गया। सिर्फ उन्हीं किसानों की ही खरीद की जाएगी जिन्होंने अपना डाटा वेरीफाइड करवा रखा है। पिंड शाहपुर ये सूरजमुखी की खरीद है, साथ के साथ होनी चाहिए। हम 10 दिन 15 दिन हो गए परेशान हो रहे हैं, यहाँ पड़े हैं जी। ट्रालियों में पड़ी है सूरजमुखी घर पे, फंसाने के लिए लेते हैं। ये शाम तक सूखेगी ये, फिर इसमें ट्राली में डाल के अपना कट्टियों में डाल के ये घर पे ले जाएंगे। हम मैं यही फिर रहे हैं लेके, जिसको इधर दाएं बाएं कर। आज नहीं थी ना खरीद, आज खरी नहीं है। 1 तारीख से शुरू थी, चलो एतवार आ गया जी, आज सोमवार, आज भी नहीं आई। आज यहाँ कैंट मंडी में सूरजमुखी लेकर आया था। तो सूरजमुखी का फसल का रेट 7250 रुपये चलता है। देखते हैं आज सरकार ने खरीद करनी है, क्या होता है, खरीद हो पाती है कि नहीं, ये तो पता लगेगा। सूरजमुखी सुखा रहे हैं टोटल पे 3 किले सूरजमुखी की वो है। मेरे वो किया था रजिस्ट्रेशन, तो 25 क्विंटल का मेरा आ गया है। सरकार की नीति ठीक है। और अगली अहम खबर मध्य प्रदेश की सिवनी से, जहां खड़ी बस में घुसी तेज रफ्तार कार, एक की मौत हुई जबकि 3 लोग घायल हुए हैं। आपको बता दें, छपारा के नेशनल हाईवे 44 के पास यह हादसा हुआ है। प्रयागराज में अस्थियां विसर्जन करने गए थे ये कार सवार। प्रयागराज से हैदराबाद लौटते समय यह हादसा हुआ है।
छपारा के नेशनल हाईवे 44 के पास यह हादसा हुआ। प्रयागराज में अस्थियां विसर्जित करने गए थे कार सवार। प्रयागराज से हैदराबाद लौटते समय हुआ हादसा। खड़ी बस में घुसी तेज रफ्तार कार, एक की मौत हुई जबकि 3 लोग घायल हुए हैं। छपारा के नेशनल हाईवे 44 के पास यह हादसा हुआ है। और अगली खबर उज्जैन से है, जहां माहिदपुर के एक मौलाना को सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी मौलानाओं का धार्मिक भावनाएं भड़काने वाला वीडियो साझा करना भारी पड़ गया है, क्योंकि इस मामले में माहिदपुर थाना पुलिस ने अखंड हिंदू सेना की शिकायत पर तुरंत संज्ञान लिया और मामले में प्रकरण दर्ज कर मौलाना की तलाश शुरू की है। माहिदपुर थाना प्रभारी NB सिंह परिहार ने बताया कि माहिदपुर निवासी मौलाना तुराब अली ने अपने फेसबुक अकाउंट पर 2 वीडियो साझा किए, जिनमें पाकिस्तानी मौलाना गाय की कुर्बानी से संबंधित आपत्तिजनक बातें कही जा रही थी। इस प्रकार के धार्मिक भावना भड़काने वाले वीडियो को शेयर करने पर अखंड हिंदू सेना के प्रदेश उपाध्यक्ष मनोज प्रजापति ने थाने पर एक आवेदन दिया था, जिसमें इन पोस्ट से हिंदू समाज की धार्मिक भावनाएं आहत होने की बात कही गई थी और इससे सामाजिक सौहार्द प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही थी। प्रजापति ने इस आवेदन के साथ विवादित वीडियो की पेन ड्राइव भी सौंपी, जिस पर थाना माहिदपुर में मनोज प्रजापति की शिकायत पर तुराब अली के खिलाफ BNS की धारा 2000 आपको बता दें BNS की धारा 353 299 में प्रकरण दर्ज किया गया। मनोज प्रजापति ने एक आवेदन दिया, हिंदू समाज संगठन का आदमी है वो। उसने कहा कि पाकिस्तानी एक रील है जिसको यहाँ के तुराब अली मौलाना है, उन्होंने व्हाट्सएप में शेयर किया है, जिस पर से पाकिस्तान के जो मौलाना है वो कह रहे हैं कि गाय काटना भी सबब का काम है, जिससे हिंदुओं में काफी आक्रोश पैदा हुआ, जिस पर से मैंने धारा 353 299 की कायमी की है तुराब अली के खिलाफ। कल राउंड अप के लिए टीम भेजी गई थी, तो जावरा कोई उसके परिवार में बीमार है, उसको लेकर गया है, जैसे ही वापस आएगा उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा। और खबर का रुख करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। बिकरू कांड में आरोपी जयकांत वाजपेयी को बेल मिली है। बीते 5 सालों से जेल में बंद है जयकांत वाजपेयी। बहुचर्चित बिकरू कांड में आरोपी है जयकांत वाजपेयी। बीते 5 सालों से जेल में बंद है बिकरू कांड का आरोपी जयकांत वाजपेयी। बहुचर्चित बिकरू कांड में आरोपी है जयकांत वाजपेयी। इलाहाबाद हाई कोर्ट से इस वक्त की ये बड़ी खबर, बिकरू कांड में आरोपी जयकांत वाजपेयी को बेल मिली। रुक करेंगे अगली खबर का। खबर लखनऊ से है, जहां उत्तर प्रदेश के DGP राजीव कृष्ण ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखना उनकी पहली प्राथमिकता है और इसे बिगाड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि जन शिकायतों का सफल समाधान सर्वोच्च प्राथमिकता है। साइबर अपराध के बढ़ते खतरे पर उन्होंने लोगों को जागरूक रहने की जरूरत बताई। राज्य में सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत अपराध और अपराधियों के खिलाफ लगातार अभियान चलाए जाएंगे। महिलाओं की सुरक्षा को भी प्राथमिकता दी जाएगी। आतंकी और उसके साथियों की गिरफ्तारी को लेकर DGP ने बताया कि 2007 में हुई ब्लास्ट के बाद से ATS की स्थापना हुई थी और अब देशद्रोहियों को जड़ से सफाई किया जा चुका है। DGP ने पुलिसकर्मियों से प्रशिक्षण को बढ़ावा देने, टीम भावना मजबूत करने और टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेहतर इस्तेमाल पर भी जोर दिया। जो प्रोफेशनलिज्म है पुलिस का, उसका
हमारा प्रथम उद्देश्य मैंने आपको बताया, अपराध कई सारे विषय ऑनरेबल कोर्ट में सभी। खबर अयोध्या से है, जहां 22 जनवरी 2024 को रामलला भव्य महल में विराजमान हो गए और अब मंदिर लगभग पूर्ण तैयार हो चुका है। मंदिर निर्माण के साथ अब भगवान रामलला के परिसर में राम दरबार की स्थापना की जानी है। गंगा दशहरा के शुभ मुहूर्त पर दोपहर 11:15 बजे के बाद अभिजीत मुहूर्त में सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राम दरबार की स्थापना राम मंदिर के प्रथम तल पर करेंगे। इसके साथ ही मंदिर के परकोटा के 6 मंदिरों के साथ शेषावतार मंदिर, कुल 8 मंदिरों की स्थापना की जानी है, जिसको लेकर शाम 101 मातृशक्तियां सरयू जल कलश में लेकर कलश यात्रा करते हुए नगर भ्रमण करके राम मंदिर पर पहुंची। राम मंदिर की यज्ञशाला में सरयू जल से सुशोभित कलश को रखा गया। कल सुबह श्री गणेश के पूजन के साथ धार्मिक अनुष्ठान का दौर शुरू होगा। सुबह 6:30 बजे ये कार्यक्रम शुरू होगा और कल जलाधिवास के साथ तमाम धार्मिक अनुष्ठान किए जाएंगे, जिसमें तीनों दिन चारों वेदों का पारायण होगा और इसके साथ ही श्री राम मंदिर की यज्ञशाला में महामंत्र की आहुतियां डाली जाएंगी। लगभग 1.25 करोड़ महामंत्र की आहुतियां डालने जाने के साथ ही राम मंदिर परिसर एक बार फिर प्राण प्रतिष्ठा से गुलजार रहेगा। हालांकि इस बार राम दरबार की स्थापना के साथ परकोटा के मंदिरों की स्थापना में 108 वैदिक विद्वान देश भर से शामिल हैं और इसके साथ ही काशी विद्वान जयप्रकाश मुख्य आचार्य होंगे और उनके सानिध्य में एक साथ परकोटे समेत राम दरबार के मंदिरों की स्थापना की जाएगी। राम दरबार की स्थापना को लेकर रामनगरी एक बार फिर से तैयार है और राम जन्मभूमि परिसर समेत अयोध्या के मठ मंदिरों में राम दरबार के प्राण प्रतिष्ठा का उत्साह नजर आ रहा है। राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य शंकराचार्य वासुदेवाचार्य सरस्वती ने कहा कि प्रथम तल पर राम दरबार की स्थापना होगी। उसके उत्सव के प्रारंभ के लिए कलश यात्रा निकाली जा रही है। भगवान श्री रामलला के स्थापना के पश्चात अब जो वहाँ पर लगभग 14 विग्रहों की स्थापना होनी है, उस स्थापना का यह सुंदर पवित्र पर्व अब आया है और उसका सारा कार्य हमारी वैदिक पद्धति के अनुसार आरंभ होता है। कलश यात्रा के साथ भगवती पुण्य सलीला सरयू मैया की पूजा करके हमारी मातृशक्ति कलशों को लेकर के वहां पर पधारेंगी। पश्चात लगभग 400-500 बहनें जल कलश लेके राम जन्मभूमि परिषद पहुंचेंगी। यहाँ से लता चौक होते हुए रामपथ से गुजरते हुए हनुमानगढ़ी, दशरथ महल होते हुए रामकोट बैरियर से ये राम जन्मभूमि के गेट नंबर 2 से अंदर प्रवेश करेंगी। ये यात्रा में बड़े उत्साह के साथ सभी बहनों ने परिवार सहित इसमें भाग लिया है। हम लोगों ने छोटी संख्या सोची थी, लेकिन बहुत दबाव पड़ने के बाद सभी बहनों को हमने अनुमति दिया है। ऐसा है, भगवान पहले आ गए, अब हर दिन सुबह सुबह जो हो रहा है, जो आगे होता जाएगा, अच्छा ही अच्छा हो रहा है और बड़ी प्रसन्नता की बात है कि जो भगवान के साथ परिवार जुड़े रहे हैं, उनके मंदिर बन रहे हैं, उसी के लिए कलश यात्रा निकाली जा रही है और जहाँ भगवान का सारा समाज आ जाएगा वहाँ सब अच्छाइयाँ आएंगी। कलश यात्रा राम जन्मभूमि मंदिर पर प्रथम तल पर राम पंचायतन की स्थापना होगी। उसके उत्सव के प्रारंभ के लिए कलश यात्रा ये है और विशेष विवरण हमारे महामंत्री चंपत जी से बात किया जाए। अब रुक करेंगे अगली खबर का। खबर लखनऊ से है, जहां अब्बास अंसारी की विधायक पद पर विधायकी रद्द होने पर के फैसले पर कांग्रेस के प्रदेश महासचिव शमसुल हसन उमरा का बयान सामने आया, जिन्होंने विधायक सुभाषपा और बीजेपी सरकार पर हमला बोला। मोहम्मद शमसुल हसन ने ओपी राजभर को सीख लेने को कहा। उन्होंने कहा कि उन्हें इससे सीखनी चाहिए। साथ ही विधायक पद रद्द करने के मामले में सरकार का हड़बड़ी में लिया गया फैसला बताया। साथ ही आने वाले उपचुनाव में इंडिया गठबंधन की जीत होने की बात कही। आप साथियों, अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में विधायक अब्बास अंसारी जी की जो विधायकी रद्द की गई,
इससे मुझे लगता है कि राजभर जी को सीखना चाहिए, जो कि कैबिनेट मंत्री हैं और अपने दल के मुखिया हैं। तो उनको ये समझना चाहिए कि उनकी पार्टी के एक विधायक किस तरह से राजनीतिक हत्या हो रही है, और चूंकि उनपे सजा का प्रावधान सरकार ने, कोर्ट ने उनको सजा सुनाई है, ठीक है, उनकी सदस्यता ये विधायकी रद्द की जा सकती थी, लेकिन इतना हड़बड़ी में सब चीजें हो रही हैं, तो ये भी थोड़ा सा समझने का विषय है। और इस हड़बड़ी में और इस जल्दबाजी में एक मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अब इससे आगे नहीं जा सकती है। अब वहां पे नया प्रत्याशी का जो चयन होगा और इंडिया गठबंधन वहां पे बाजी मारने की तैयारी में आ गई है। वहां से जो विधायक निकल के आ रहा है, मुझे लग रहा है कि अब इंडिया गठबंधन की जीत होगी और राजभर जी की हार हो गई, एक तरीके से देखा जाए तो ये मामला। खबर कानपुर से है, जहां महानगर के जूही गढ़ा इलाके में चल रहे मेट्रो निर्माण कार्य के चलते 20 फुट गहरा नाला धंस गया। नगर निगम ने नाला ढहने से निकटवर्ती मकानों को क्षति पहुंचने की आशंका के मद्देनजर भवन मालिकों को नोटिस चस्पा कर मकान खाली करने को कहा था। इससे नाला ढहने को लेकर स्थानीय बाशिंदों में गहरा रोष व्याप्त था और वो परेशानियों से दो चार हो रहे थे। अचानक खड़ी हुई इस बड़ी समस्या को देखते हुए वार्ड 14 की पार्षद सालू सुनील कनौजिया के पति पार्षद सुनील कनौजिया स्वयं गड्ढे में उतर गए। उन्होंने मेट्रो अधिकारियों से ध्वस्त नाले की जल्द मरम्मत कराने की मांग की, साथ ही पीड़ितों को राहत न मुहैया कराए जाने तक गड्ढे से बाहर न निकलने का ऐलान किया। पिछले 6 दिनों से गड्ढा है जिसमें गलती मेट्रो की, चूंकि 2 माह पूर्व मेट्रो ने सीवर लाइन डाली थी अंडरग्राउंड, और उस सीवर लाइन डालने में इन्होंने जो गैप भरना चाहिए सीवर चैम्बरों के बीच और सीवर लाइन के बीच का, वो गैप भरा नहीं, वो गैप खुला रहा, जिसकी वजह से निकलने वाला जो पानी है वो सड़क के अंदर ही पानी रिसता रहा और उसकी पूरी मिट्टी सीवर चैम्बर में जाती रही, जिसके बाद ये कम से कम 10 फुट गहरा और 25 से 30 फुट लंबा गड्ढा हो चुका। लगातार मेट्रो को निरीक्षण करा चुका हूँ, जलकल को निरीक्षण करा चुका हूँ, नगर निगम को निरीक्षण करा चुका हूँ, किसी ने अभी तक ऑथेंटिक रूप से इसकी जानकारी तो ली। हमारे यहाँ जूही बमरैया में मेट्रो ने जो 2 महीने पहले काम किया था, जिससे ये देखिए पूरी रोड यहाँ पर 20 फीट गहरा गड्ढा हो गया है, 50 फीट चौड़ा कम से कम, जो जानलेवा पूरी तरह से हो गया। यहाँ पर 1000 गाड़ियों का आवागमन होता रहता है। यहाँ के जो मकान है वो भी गिरने की स्थिति पे हो गए हैं। लोगों के मकानों में नोटिस तो चिपका दी गई है, लेकिन यहाँ के अधिकारी जो आते हैं वो सिर्फ फोटो ले लेते हैं, जीपीएस चले जाते, बात करेंगे। आप कब बात करेंगे? ये अभी 7 दिन हो गए हैं, 7 दिन हो गए, क्या इसमें 7 महीने लगाएंगे क्या? प्रयागराज मंडल में खान-पान की गुणवत्ता सुधारने को रेलवे नई व्यवस्था लागू करने जा रहा है। जून से पंजीकृत वेंडरों को क्यूआर और RFID कोड दिए जाएंगे, जिन्हें मोबाइल ऐप से जोड़ा जाएगा। इससे अवैध वेंडरों की पहचान आसान होगी और केवल अधिकृत विक्रेता ही स्टेशन व ट्रेनों में खाद्य सामग्री बेच सकेंगे। ये कदम यात्रियों को साफ सुथरा और सुरक्षित भोजन उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। रेलवे में और ट्रेनों में खान-पान की गुणवत्ता सुधारने के लिए प्रयागराज मंडल एक नई पहल करने जा रहा है। अब पंजीकृत वेंडरों पर एक QR कोड लागू होगा, जिसमें उनका सारा डाटा सेव होगा। आए दिन कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर अवैध वेंडर की बड़ी खबरें प्रसारित होती रहती थी। उसको देखते हुए प्रयागराज मंडल उत्तर मध्य रेलवे ने एक ऐप्स जारी किया है। उस ऐप्स में वेंडरों का सारा डाटा होगा और उनकी खाने की गुणवत्ता की लिस्ट होगी। कानपुर से के न्यूज के लिए मोहित पांडे, कानपुर। स्वास्थ्य विभाग में संसाधनों की कमी के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तीमारदार मरीजों को गोदी में उठाकर भर्ती करा रहे हैं। दरअसल पूरा मामला कांसीराम ट्रामा सेंटर का है, जहां तीमारदार बुजुर्ग मरीज को स्ट्रेचर न मिलने पर हाथों से टांगते नजर आए। अभाव के चलते अस्पताल में स्ट्रेचर की कमी नजर आ रही है। जिला अस्पताल की इमरजेंसी से लेकर वार्ड तक मरीजों को लोग कहीं कंधे का सहारा दे रहे हैं तो कहीं गोदी में उठाए हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में इमरजेंसी में आने वाले मरीजों को सर्वाधिक परेशानी उठानी पड़ रही है। ये कांसीराम अस्पताल कानपुर नजर आया। आप इन तस्वीरों को देखिए, ये तस्वीरें व्यवस्था की पोल नजर आ रही हैं।
खबर कन्नौज से, जहां तंबाकू नियंत्रण अभियान के तहत सोमवार को मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर स्वदेश गोपाल ने हरी झंडी दिखाकर जागरूकता रैली को रवाना किया। रैली में स्वास्थ्य विभाग के सभी अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएमओ ने कहा कि तंबाकू सेवन से मुंह का कैंसर तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में लोगों को जागरूक करना बेहद जरूरी है। इसी उद्देश्य से ये विशेष अभियान चलाया जा रहा है। देखिए, पूरे ऑल ओवर इंडिया 28 तारीख से लेके 3 जून तक ये टोबैको का प्रोग्राम चल रहा है, जिसपे कि हमें टोबैको जागरूकता अभियान, जितने भी टोबैको के प्रोडक्ट हैं, यानी कि इसमें ई सिगरेट भी अब आ गया है, तो टोबैको जैसे पान मसाला है, सिगरेट है, इन सब के दुष्प्रभावों के बारे में हम लोग को नुक्कड़ नाटक करके, रैली निकाल करके और पेपर में ऐड दे करके, वाद विवाद प्रतियोगिता, इन सब के द्वारा हम लोग जागरूक कर रहे हैं। अगली खबर संभल से है, जहां सदर कोतवाली क्षेत्र में नगर से सटे आलमसराय गांव में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण हटाने के लिए आज बुलडोजर गर्जा दोस्तीकरण अभियान के लिए चुनी गई जमीन पर कब्रिस्तान संचालित था, जिसे प्रशासन ने सरकारी जमीन ठहराया। स्थानीय बासिंदों ने दावा किया कि करीब 1.5 दशक से संबंधित भूमि कब्रिस्तान के तौर पर इस्तेमाल हो रही थी। आज तहसीलदार धीरेन्द्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में आरआरएफ और पीएससी के जवान नगर पालिका की जेसीबी सहित मौके पर पहुंचे। प्रशासनिक निर्देशों के तहत अतिक्रमण हटाने के लिए गठित टीम ने अवैध निर्माण को ढा दिया। एसडीएम ने संबंधित जमीन बंजर दर्ज होने की जानकारी दी। बता दें कि करीब 1 बीघा जमीन कब्रिस्तान के रूप में इस्तेमाल की जा रही थी, जहाँ पास में ही चतुर्भुज कूप स्थित है। सोमवार को तहसीलदार धीरेन्द्र प्रताप सिंह दलबल के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने पालिका की 2 जेसीबी बुलाई और अवैध कब्रिस्तान पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की। इस दौरान सुरक्षा की दृष्टि से भारी पुलिस फोर्स तैनात रहा, साथ ही आरआरएफ और पीएससी को भी लगाया गया। तहसीलदार धीरेन्द्र प्रताप सिंह ने बताया कि आलमसराय गांव में बंजर की जमीन पर कब्रिस्तान के रूप में कब्जा कर लिया गया था। इसकी शिकायत एसडीएम के समक्ष हुई थी, जिसकी सुनवाई हुई। तो देश की बात में वक्त ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। खबर अलीगढ़ से, जहां थाना हरदुआगंज क्षेत्र में मीट व्यापारियों के साथ हुई मारपीट के मामले में हिंदू संगठनों ने सोमवार को एसएसपी ऑफिस के बाहर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। सैकड़ों की संख्या में पहुंचे प्रदर्शनकारियों ने धरना देकर प्रशासन पर लापरवाही और निर्दोषों को झूठे मुकदमे में फंसाने का आरोप लगाया। प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि घटना प्रशासन की लापरवाही का नतीजा और उसके बाद पुलिस ने गाँव वालों का उत्पीड़न किया है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर सनातन धर्म से जुड़े लोगों के साथ अन्याय होता रहा तो आगे भी के विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे। हरदुआगंज थाना क्षेत्र में प्रशासन की लापरवाही घटना हुई थी, जिसमें खुला मीट ले जाया जा रहा था। गांव वालों को खुले मीट पर गौवंश के मीट का अंदेशा हुआ और उसमें कुछ व्यापारियों के साथ मारपीट हो गई। इस घटना के बाद से पुलिस ने गांव वालों को उत्पीड़न किया हुआ है, घर घर जाकर के दबिश दे रही है, दिन रात को 12 बजे 1 बजे गांव वालों को परेशान कर रही है। हम यहाँ एसएसपी ऑफिस पर सभी सनातनी एक साथ आए हैं। उक्त घटना आपको पता होगी जिस प्रकार से चल रहा है मीडिया में कि एक पनेटी क्षेत्र में गौकशी की घटना होती है, जिसमें कुछ लोग उन्हें गाड़ी को रोकने का प्रयास करते हैं और गाड़ी के द्वारा मीट व्यापारियों के द्वारा गाड़ी को टक्कर मारने का प्रयास किया जाता है। तमाम बात उसके बाद में बहुत सारी भीड़ वहां पर एकत्रित हो जाती है। भीड़ एकत्रित होने के बाद में अगली खबर बुलंदशहर से है, जहां शिकारपुर तहसील परिसर में एक बार फिर बाइक चोरों ने पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल दी है। सोमवार को प्रशिक्षु लेखपाल आकाश की बाइक दिन दहाड़े चोरी हो गई। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, लेकिन चोर बेखौफ होकर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि इससे पहले भी तहसील परिसर से कई लेखपालों की बाइकें चोरी हो चुकी हैं, लेकिन शिकारपुर पुलिस अब तक किसी भी मामले में सुराग तक नहीं लगा सकी है।
पीड़ित लेखपाल ने शिकारपुर कोतवाली में तहरीर दी और मामले की जानकारी एसडीएम एवं थाना पुलिस को दी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि तहसील परिसर में बनी पुलिस चौकी पर तैनात पुलिसकर्मी अक्सर गहरी नींद में सोते रहते हैं, जिससे चोरों के हौसले बुलंद हैं। खबर ग्रेटर नोएडा से है, जहां किसान महापंचायत में आपको बता दें तिलपता गांव की समस्याओं पर विचार किया गया है। वरिष्ठ किसान नेता बलराज के नेतृत्व में हुई महापंचायत वक्ताओं ने गांव के मंदिर के आसपास हुए जलभराव व जाम आदि समस्याओं के निस्तारण पर जोर दिया। दादरी सूरजपुर मार्ग स्थित गांव के रास्तों पर जलभराव बना रहने पर नाराजगी जताई। नहरों माइनरों की सफाई करने की मांग करते हुए किसानों को सिंचाई सुविधा न मिलने से हो रही परेशानियों पर नाराजगी जताई। बाराबंकी के लोनी कटरा थाना क्षेत्र के सरैया गांव में देर रात चोरों ने एक घर को निशाना बनाते हुए लगभग 10 लाख रुपए से अधिक की नकदी और जेवरात पर हाथ साफ कर दिया। चोर वेंटिलेशन की सरिया काटकर घर में दाखिल हुए और अलमारी का ताला तोड़कर सामान चोरी कर ले गए। घटना की जानकारी तब हुई जब सुबह घर वालों को कमरे में बिखरा सामान, टूटी अलमारी देखी। पीड़ित रणवीर वर्मा ने तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी है। ग्रामीणों का आरोप है कि लोनी कटरा पुलिस की सुस्त पेट्रोलिंग और निष्क्रिय कार्यशैली के चलते होकर वारदात को अंजाम दे रहे हैं। इस घटना के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। जनपद कासगंज की नवीन पुलिस लाइन में 18वीं अंतरजनपदीय पुलिस हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा ने गुब्बारे उड़ाकर प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। आगरा जोन की इस प्रतियोगिता में पुरुष और महिला दोनों वर्गों की टीमें हिस्सा लेती नजर आई। आज से शुरू हुई यह प्रतियोगिता 4 जून तक चलेगी। मैच पुरुष वर्ग में अलीगढ़ और फिरोजाबाद के बीच खेला गया। फिरोजाबाद की टीम ने अलीगढ़ को 5-0 से हराया। शाम को आगरा और फिरोजाबाद की टीमों के बीच मैच हुआ। कार्यक्रम में अपर पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार भारती, पुलिस उपाधीक्षक साहिदा नसरीन मौजूद रहे। चंदौली जिले के भभुरी थाना क्षेत्र के खुरुहुजा और बहेरा गांव में भारतमाला परियोजना के तहत बन रहे एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्य को लेकर किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया है और कार्य को रोक दिया। वहीं किसानों का कहना है कि ये क्षेत्र बाढ़ प्रभावित है और 3 नदियों के पानी से लगभग 3 दर्जन गांव हर साल डूब की चपेट में आ जाते हैं। इसके बावजूद यहां पिलर पर सड़क का निर्माण नहीं किया जा रहा है, जो भविष्य में भारी नुकसान का कारण बन सकता है। भारतमाला परियोजना भारत सरकार का बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट है। भारत सरकार माला मार्ग का निर्माण हो रहा है। उसमें स्थानीय ग्रामीणों द्वारा यह मांग की गई कि जो जिस एरिया में बन रहा है बहेरा से लेकर के घोराली तक लगभग 3 दर्जन गांव इसमें आते हैं और ये पूरा फ्लड एरिया है। ये क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित हो जाता है। तो स्थानीय जनता की यही मांग है कि इसमें जो मार्ग बनाए जा रहे हैं इस पर पिलर डाले जाएं। पिलर के माध्यम से लगभग जो भी 2-2.5 किलोमीटर आता है उस पर पिलर डाल दिया जाएगा तो बरसात के दिनों में पानी आसानी से निकल जाएगा। जो है अहो भाग्य हमारी जमीन हमारे देश के काम आ रही है, उसमें 150 करोड़ लोग चलेंगे, हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। मामला ये है कि हम किसानों का कि यहाँ ये बाढ़ग्रस्त एरिया है। 3 नदी से हम लोग बीच में है, चंद्रप्रभा से मनासा गड़ी नदी के बीच में है। बाढ़ का पानी अगर आता है तो जाने में उसको 15 दिन लगता है। हरदोई जनपद के गांधी मैदान में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर संविधान बचाओ सम्मेलन का आयोजन किया गया। जिला अध्यक्ष
पांडे की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में बाराबंकी से कांग्रेस सांसद अनुसूचित जाति कांग्रेस के अध्यक्ष तनुज पुनिया मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। सांसद तनुज पुनिया ने कहा कि मोदी और योगी सरकार दलित के अधिकारों को छीन रही है। उन्होंने कहा कि सत्ता में बने रहने के लिए सरकार संविधान को कमजोर कर रही है। कोरिया ने बताया कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस जातिगत जनगणना की मांग कर रही थी। संविधान बचाओ सम्मेलन किया गया है, आज आरक्षण मिला आप लोगों को, और केवल कैबिनेट नोट में एक व्यक्ति था जिसने इस बात और अगली अहम खबर कानपुर जनपद से है, जहां कानपुर ऑर्थोपेडिक्स के क्षेत्र में मशहूर ज्वाइंट रिप्लेसमेंट सर्जन डॉक्टर अभिषेक त्रिवेदी द्वारा नॉर्थ स्टार हॉस्पिटल में 70 साल के लखनऊ के रहने वाले राजेश सक्सेना, जिनकी पूर्व में कैंसर होने के कारण जांघ की पूरी हड्डी खराब हो गई थी, जिसके कारण इनका चलना फिरना भी बंद हो गया था। कूल्हे से लेकर घुटने तक पूरी जांघ बदलकर एक विशेष कीर्तिमान बनाया गया है। इस तरह की जटिल सर्जरी को सफलतापूर्वक करने वाले डॉक्टर अभिषेक त्रिवेदी उत्तर प्रदेश के एकमात्र ऑर्थोपेडिक्स सर्जन बन चुके हैं। अभी तक इस तरह की सर्जरी के लिए लोगों को बड़े शहरों की राह देखनी पड़ती थी और इस सर्जरी को करने के लिए बड़े शहरों में 15 लाख रुपए खर्च करने पड़ते थे, लेकिन डॉक्टर अभिषेक त्रिवेदी ने इस सर्जरी को मात्र 6 लाख रुपए में किया है। इस सर्जरी को करने में डॉक्टर अभिषेक त्रिवेदी को 4 से 5 घंटे लगे। इस सर्जरी को सफलतापूर्वक करने के बाद लोगों में नई उम्मीद पैदा हुई कि अगर कैंसर अथवा अन्य कारण से कोई हड्डी खराब हो जाती है तो उसे ठीक कराया जा सकेगा। सर्जरी जो हम लोगों ने की है, इसमें हम लोगों ने लेस की हड्डी को, जांघ की हड्डी को और घुटने की हड्डी को, तीनों को रिप्लेस कराया। इसकी जरूरत इसलिए थी क्योंकि उसकी पेशेंट की पूरी जांघ हड्डी खराब हो चुकी थी। तो हमारे पास 2 ही रास्ते थे, या तो हम उसको बचा लें और या जैसा और लोगों ने इसको सजेस्ट करा था कि आपका पैर यहाँ से हटा दें। तो काफी ये चाहता था कि उसका पैर बच जाए, कोई भी चाहेगा ऑब्वियसली। तो हम लोगों ने इसको अच्छी तरह से प्लान करा। तो देश की बात में अब उत्तराखंड की खबरों का रुख करेंगे। सर से खबर है, जहां गोवर्धनपुर रोड पर लग्जरी रेस्टोरेंट एवं मरीज हॉल का शुभारंभ हो गया है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश राज सिंह वर्मा ने फीता काटकर इसका उद्घाटन किया। इस अवसर पर न्यायिक अधिकारी और क्षेत्र के सैकड़ों गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। राज सिंह वर्मा ने कहा कि उनका उद्देश्य लक्सर क्षेत्र के विकास में सहयोग करना है। उन्होंने बताया कि उन्होंने पहले भी अपने ही भूमि पर मॉल, स्मार्ट पॉइंट और मिनी रेस्टोरेंट खोलकर इस इलाके को बड़ा शहर बनाने की दिशा में कदम उठाए हैं। अब गोदावरी रेस्टोरेंट एवं मैरिज हॉल के साथ स्थानीय लोगों को शादी, विवाह और अन्य समारोहों के लिए दूर के शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा। रेस्टोरेंट एवं मैरिज हॉल के प्रबंधक सिकंदर कश्यप ने बताया कि यहां आधुनिक सुविधाओं के साथ विशाल पार्किंग और शादी समारोह से जुड़ी सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जो इसे क्षेत्र का प्रमुख लग्जरी स्थल बनाती है। क्षेत्र का विकास हो, जो मैं कर सकूँ ज़्यादा मैं कर सकूँ। और मैंने ये प्रयास किया स्मार्ट पॉइंट यहाँ की लक्ष्य की सेवा के लिए, और लक्ष्य की सेवा के लिए सिकंदर भी प्रयास करके इन्होंने जो होम और ये रेस्टोरेंट तैयार किया है सिकंदर ने, इनका बहुत बड़ा प्रयास है। मैं तो इनका सिकंदर का सहयोग ही हूँ, बस मैं तो सहयोग किया है और मैं यही चाहता हूँ ये क्षेत्र विकास करता रहे। सबसे पहले शुक्रिया अदा करूंगा अपने जज साहब का, क्योंकि मुझे हर चीज़ में छोटा काम हो चाहे बड़ा काम हो, मुझे बच्चा समझ के उन्होंने अपने साथ लगाया। दूसरी बात, यहाँ का जो मैरिज हॉल और रेस्टोरेंट का जो विषय था, मैंने सबसे परमिशन ली कि सर यहाँ पे बहुत अच्छा रहेगा, इसके व्यूवर्स भी अच्छे रहेंगे। अगर हम अपनी तरफ से कुछ अच्छा करेंगे और कुछ लक्सर में यूनिक लाएंगे तो कुछ बड़ा ही करके दिखाएंगे। हरिद्वार जिले में जिलाधिकारी कामेंद्र सिंह के निर्देश पर पंचायत भूमि से अतिक्रमण हटाने का अभियान जारी है। ताजा मामला रोशनाबाद का है, जहां उप जिलाधिकारी जितेंद्र कुमार की कार्रवाई से एक कॉलोनी के कॉलोनाइजर भड़क उठे। सोमवार को नाराज कॉलोनाइजर कलेक्ट्रेट पहुंचे और एसडीएम से मिलकर भेदभावपूर्ण कार्रवाई का आरोप लगाए। कॉलोनाइजरों का
है कि प्रशासन केवल एक कॉलोनी को टारगेट कर रहा है, जबकि सूर्यनगर समेत कई अन्य कॉलोनियों में भी अवैध निर्माण हो रहा है, जहां कोई कार्रवाई नहीं हो रही। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि रवैया नहीं बदला गया तो वे मुख्यमंत्री से मिलकर ज्ञापन सौंपेंगे। वहीं एसडीएम जितेंद्र मान ने स्पष्ट किया कि अभियान जिलाधिकारी के निर्देश पर चलाया जा रहा है। खाली पड़ी है सारी जमीन। ऐसा है छोटी जगह पे ठीक है ना, आपके नजरों में सब एक समान है, तो इसलिए नहीं गोल्डन में देंगे सर, आप दो ना, मैं तो चाहता हूँ यार, आप है तो दो, लेकिन ऐसा है देखिए ये कुछ मैनेजर थे जिनके द्वारा कुछ ग्राम समाज की ज़मीनों पे और खालों की ज़मीन कब्जा किया गया था। इसको नियमानुसार जांच करके हमने कब्जा भी हटवाया था। उसी को लेकर उनका ये कहना था कि कुछ और ज़मीनें भी यहाँ पे कब्जे हुए, तो उनकी भी जाँच हम कर रहे हैं और नियमानुसार उनसे भी कब्जा हटाया जाएगा। ये जो सरकारी विभाग है वो लगातार टारगेट करने का काम कर रहे हैं। आज भी एक प्रशासनिक अधिकारी का मेरे पास फ़ोन आया था सुबह कि भाई आपके जो ज़मीन है उसके क्रय विक्रय पर जो है रोक लगाई जा रही है। मैंने उनसे कहा भाई आपने कई बार लिया ज़मीन, मेरी उन्हीं के द्वारा बताई हुई की बात है कि मेरी लगभग 3 बीघा ज़मीन मौके पे उस नंबर में कम हो रही है। उसके बाद भी स्पेशली मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही क्यों मुझे टारगेट करा जा रहा है। मैंने आज एसडीएम साहब से इस संबंध में मुलाकात करी है। टिहरी जनपद के जखड़ीधार पावर हाउस और रजा खेत सोलर प्लांट से बिजली के एल्युमिनियम तार और लोहे के एंगल चोरी करने वाले गिरोह का पुलिस ने भंडाफोड़ कर दिया। कोतवाली नई टिहरी पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर चोरी का सामान और उपकरण बरामद किए हैं। पिछले दिनों बिजली विभाग के कर्मचारी सुनील द्वारा दी गई शिकायत पर अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। एसएसपी आयुष अग्रवाल के निर्देश पर गठित टीम ने 25 सीसीटीवी फुटेज खंगाले और एक संदिग्ध वाहन की पहचान की। मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए 2 वाहनों की तलाशी में चोरी हुए बिजली तार, कटर और आरी बरामद किए। पूछताछ में आरोपी अंकित ने खुद को वाहन मालिक बताते हुए खुलासा किया और उसने कबाड़ी नाथ और अन्य साथियों के साथ मिलकर तार चोरी की योजना बनाई थी। गिरफ्तार आरोपियों ने कुल 6 लोगों के शामिल होने की बात कही। जो है जो बिजली के तार थे और अन्य सामान था उसकी चोरी हुई थी। तो उस संबंध में जब कोतवाली टिहरी में सूचना प्राप्त हुई, तहरीर प्राप्त हुई, उसमें मुकदमा दर्ज किया गया था और इस केस को वर्कआउट करने के लिए टीम्स को लगाया गया था। हमारी टीम के द्वारा जो भी घटना हुई थी उस समय के आसपास के सीसीटीवी फुटेज को देखा गया, जो सब स्टेशन में और जो बाकी ठेकेदार के जो लोग काम करते थे लेबर्स, उन सब का भी सत्यापन किया गया और साथ ही पूर्व में इस तरह की जो घटनाओं में जो अपराधी पकड़े गए थे उन सभी लोगों का भी वेरिफिकेशन किया गया, वो वर्तमान में कहाँ पर हैं, क्या काम कर रहे हैं। इस तरह से सारे मैनुअल और टेक्निकल जो पूरा हमारा सर्विलांस था उसको करते हुए हमारी टीम के द्वारा इसमें 3 मुख्य अभियुक्तों को पकड़ा गया है। इनमें से 2 अभियुक्त हैं जो उत्तरकाशी के रहने वाले हैं और एक विकास नगर देहरादून का रहने वाला है। उत्तराखंड के हल्द्वानी रामलीला मैदान में कांग्रेस पार्टी द्वारा जय हिंद रैली का आयोजन किया गया, जिसमें पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सिंदूर में दिखाए गए अदम्य साहस शौर्य को नमन किया गया है। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर को हाथों में लेकर विरोध भी जताया गया। रैली में कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता शामिल हुए। इस अवसर पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने नेता प्रतिपक्ष राष्ट्रीय महासचिव, रिटायर्ड सैन्य अधिकारी व कांग्रेस नेता, हल्द्वानी विधायक समेत कुमाऊं और गढ़वाल क्षेत्र के सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पूर्व सैनिकों की उपस्थिति रही। आपको बता दें, हरीश रावत ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारतीय सेना के जवानों और अधिकारियों ने जो वीरता दिखाई है वह गौरव का विषय है और इसी सम्मान में यह रैली आयोजित की गई है। उन्होंने भाजपा पर सेना के नाम पर राजनीति करने और चुनाव लाभ लेने का आरोप भी लगाया है। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना द्वारा दिखाए गए अदम्य साहस को लेकर उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा हल्द्वानी में जय हिंद रैली आयोजित की गई। रैली में पूर्व मुख्यमंत्री
हरीश रावत, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य सहित कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। कांग्रेस ने इस रैली के माध्यम से सेना के प्रति देश की जनता की ओर से आभार प्रकट किया और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कुछ अहम सवाल भी प्रधानमंत्री से पूछे। इस दौरान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सैन्य अभियान का राजनीतिक लाभ उठाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह से प्रधानमंत्री अमेरिका के राष्ट्रपति के कहने पर सीज फायर कर भारत की जनता के साथ धोखा किया है, केंद्र सरकार द्वारा अचानक से सीज फायर करके भारतीय सेना को खतरे में डालने का काम किया, उनके खिलाफ भी मुकदमा होना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को सत्ताधारी भाजपा अपनी पार्टी की जीत के रूप में प्रचारित कर रही है। पहले मध्य प्रदेश के एक मंत्री और फिर उप मुख्यमंत्री ने जिस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल किया उससे भाजपा की सारी पोल पट्टी खुल गई है, फिर भी इन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि हल्द्वानी में जय हिंद रैली ऐतिहासिक रही है। सेना देश के गौरवशाली जनता और भारत माता को समर्पित है ये जय हिंद सभा, और देश के सभी कोनों में कांग्रेस इस तरीके की सभाएं कर रही है। और हमने जब भी देश का प्रश्न आया हमेशा जय हिंद कहा, और आज भी हम देश के साथ मिल करके जय हिंद का उद्घोष कर रहे हैं और पूरा राष्ट्र, पूरा देश हमारे साथ जय हिंद का उद्घोष कर रहा है। आज हल्द्वानी में भी सारी हल्द्वानी, इसके अगल बगल के सारे इलाके के लोग आकर के बहुत उत्साहपूर्ण वातावरण में जय हिंद कहने के लिए आए। और ये जय हिंद हमने कभी सेना के नाम पर, देश के नाम पर राजनीति नहीं की है, लेकिन हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने सेना का राजनीतिकरण किया है। आपदा में भी इन्होंने अवसर ढूंढे हैं और निश्चित रूप से आज जो आतंकवाद के खिलाफ हमारी सेना ने पाकिस्तान पर घुसकर आतंकवादी ठिकानों को नेस्तानाबूद किया है और फिर साबित किया है अपने पराक्रम को, अपने वीरता को, अपने सैन्य पराक्रम को प्रूव किया है हमारी सेना ने। इसलिए आज हम लोगों में दोनों चीज़ें, एक तो सेना के प्रति सम्मान है, उनके त्याग, बलिदान और शौर्य को लेकर लोग ये चाहते हैं कि उनका सम्मान करें। दूसरा, जिस तरीके से भारत की सरकार ने ट्रंप के कहने में सीज फायर किया, जिस तरीके से हमारे विदेश मंत्री ने सेना को खतरे में डाला पाकिस्तान को पहला सूचना देके, जिस तरीके से राफेल जैसे विमान को हम इस्तेमाल नहीं कर पाए क्योंकि कोड नहीं थे, वेपन्स लोड नहीं हो सकते थे, और जिस तरीके से कर्नल सोफिया का जो अपमान किया गया, ये सारे ऐसे विषय हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे। और आज की रैली सैनिकों के सम्मान, देश के सम्मान, सैनिकों के साहस, बलिदान और शौर्य को समर्पित है। वहीं सेना के द्वारा पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों के ठिकानों को जिस तरह नेस्तनाबूद किया गया, उसके बाद से ही सेना के शौर्य को लेकर पूरे देश में तिरंगा शौर्य यात्रा निकाली गई। सभी राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से इस प्रकार की यात्राएं निकाल रहे हैं। जहां शुरू में कांग्रेस ने तिरंगा यात्रा निकाली, वहीं भाजपा की तरफ से पूरे देश में तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा निकाली गई। अब कांग्रेस द्वारा हल्द्वानी में जय हिंद यात्रा निकाली गई। इसको लेकर उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा कि जिस प्रकार से सेना ने अपना शौर्य दिखाया, उसे लेकर सेना के सम्मान में यात्रा निकाली गई। लेकिन कांग्रेस का ये दोहरा चरित्र है, एक तरफ तो वो सेना से कार्रवाई के सबूत मांगती है, तो वहीं दूसरी तरफ यात्राएं निकालकर नाटक करती है। जो सवाल पाकिस्तान को करना चाहिए वो सवाल कांग्रेस करती है, इसलिए कांग्रेस को इस तरह की यात्राएं निकालने का कोई अधिकार नहीं है। होड़ की बात मैं नहीं करता हूं, लेकिन मैं कांग्रेस पार्टी से एक प्रश्न करना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी के नेता सेना का मनोबल बढ़ा रहे हैं या सेना का मनोबल गिरा रहे हैं। सेना को प्रश्नों के कटघरे में खड़ा करके कांग्रेस पार्टी क्या मनोबल बढ़ाना चाहती है? जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, भारतीय सेना के द्वारा जो सफलतापूर्वक ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया और प्रधानमंत्री जी ने कहा कि गतिमान है, उसमें हमारी सेना के द्वारा जो अदम्य साहस का परिचय दिया गया, जिस तकनीक का इस्तेमाल किया गया, आज पूरे विश्व भर में चर्चा है कि भारत ने जो एयर डिफेंस को 100% सफलता के तौर पर जो है हासिल किया है। और आज कांग्रेस पार्टी उसी सेना से प्रश्न कर रही है हमारे कितने राफेल पाकिस्तान ने मार गिराए, इसका स्पष्टीकरण किया जाए।
कई तरह के सवाल पाकिस्तान में जो टीवी है, पाकिस्तान का जो मीडिया है, वो कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर चर्चा कर रहा है। उत्तराखंड क्रांति दल एक आडंबरों में विश्वास नहीं करता, जो खाली आडंबर निकालते हैं उन पर विश्वास नहीं करता। उत्तराखंड क्रांति दल धरातल पर काम करता है। ये जय हिंद रैली या बिल्कुल उसके बाद सिंदूर रैली, इस प्रकार के जो ये राष्ट्रीय दल हैं, ये जो निकालते हैं, ये जनता को भड़काने का, जनता को धोखा देने का इसमें काम करते हैं। उत्तराखंड क्रांति दल उत्तराखंड में, पूरे देश में सैनिकों का सम्मान करता है और देश का सम्मान करता है, झंडे का सम्मान करता है। इसलिए उनको ये दिखाकर रैली निकालने की आवश्यकता नहीं है। उत्तराखंड में आपको बता दें, ऐसे बहुत सारे केस हैं जहां पर जो ये देश के रक्षक या झंडे का सम्मान करने वालों का अपमान किया जाता है। ऐसे लोगों को रैली निकालने से कोई फायदा नहीं है और ये एक ढकोसला है। कांग्रेस ऑपरेशन सिंदूर को लेकर प्रदेश भर में जनताओं के साथ शक्ति प्रदेश दिखाकर सबूत सरकार से मांग रही है। वहीं कांग्रेस नेताओं ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा युद्ध विराम की घोषणा की गई और विदेश मंत्री द्वारा भारत की कार्रवाई की पहले से जानकारी होने की बात का विषय है, जिसका जवाब केंद्र सरकार को देना चाहिए। सभा में कुमाऊं मंडल के साथ साथ गढ़वाल मंडल के कांग्रेस कार्यकर्ताओं का भारी जमावड़ा देखने को मिला, जिससे ये साफ हो गया कि पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश और उत्साह सरकारों को घेरने में बना हुआ है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। अब रुक करेंगे अगली खबर का। उत्तराखंड के हल्द्वानी शहर में बाहरी व्यक्तियों को लेकर पुलिस का सत्यापन अभियान लगातार जारी है। इस दौरान एक चौंकाने वाली बात सामने आई है। आपको बता दें, पिछले 15 दिनों के भीतर कुछ लोग शहर छोड़ अचानक गायब हो गए हैं। इन लोगों के हल्द्वानी में रहने के उद्देश्य, उनके संपर्क और फंडिंग स्रोतों की जांच की जा रही है। पुलिस के मुताबिक पिछले एक महीने में नैनीताल जिले में करीब 20 से 25 हजार बाहरी लोगों का सत्यापन किया गया है। इस दौरान कुछ लोगों के पास फर्जी दस्तावेज मिले हैं, जिनके खिलाफ FIR दर्ज की जा चुकी है। शहर छोड़कर गायब हुए लोगों के मकान मालिकों से पूछताछ की जा रही ताकि उनकी पहचान और मकसद का खुलासा किया जा सके। सुरक्षा एजेंसियां इन मामलों को गंभीरता से जांच कर रही हैं और संदेहास्पद गतिविधियों पर पैनी नजर भी रख रहे हैं। देखिए, बहुत बार जनता के लेवल पर ऐसा हो रहा है कि वो लोग जागरूक नहीं है और अपने छोटे मोटे लालच की वजह से वो ऐसे लोगों को अपने घर में रख रहे हैं जो या तो सत्यापित नहीं है या उनके बारे में उनको ठीक से जानकारी नहीं है। पिछले दिनों हल्द्वानी में एक घटना हुई जिसमें कि किसी के घर में बहुत बड़ी चोरी हुई और जो बाद में पता लगा कि जो नौकरानी उन्होंने ऑनलाइन से रखी थी वो बिना वेरिफिकेशन के यहाँ रह रही थी। ऐसे लोग जो हैं बहुत बार अपराध में भी संलिप्त हो रहे हैं। इसके अलावा कभी कभी इनका डर ये होता है कि ये किसी ऐसे ग्रुप से जुड़े होते हैं जो सोशल हार्मोनी और इसके अलावा नेशनल सिक्योरिटी को प्रभावित कर सकते हैं। तो इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश के क्रम में पूरे प्रदेश में एक वृहत जो है सत्यापन अभियान चल रहा है। नैनीताल जिले में भी लगभग पिछले एक महीने से हम बहुत डिटेल में वेरीफाई कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों को हमने वेरीफाई किया। लगभग 30,000 लोग अब तक हमने इस वेरिफिकेशन में वेरीफाई किए हैं। रुक करेंगे अगली खबर का। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बागेश्वर जिले में सरकारी जमीन पर अवैध अतिक्रमण के मामले में जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए जिलाधिकारी बागेश्वर को सख्त निर्देश दिए हैं। कोर्ट की खंडपीठ ने आदेश दिया है कि राजस्व लोक निर्माण विभाग समेत सभी संबंधित विभागों की एक समिति गठित कर 9 माह के भीतर अतिक्रमण की सुनवाई कर कार्रवाई की जाए और प्रगति रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत की जाए। ये याचिका बागेश्वर निवासी गोपाल बनवासी द्वारा दायर की गई थी, जिसमें कहा गया कि गरुड़, बागेश्वर, कौसानी और चौकोड़ी जैसे पर्यटन स्थलों पर 20 से अधिक रिसोर्ट मालिकों ने सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर लिया है और अपने रिसोर्ट तक जाने के लिए सरकारी जमीन पर निजी सड़कें बना दी। निवासी का कहना है कि उन्होंने अगस्त 2024 में इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन प्रभावशाली लोगों के दबाव के चलते कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पाई। अब हाईकोर्ट के आदेश से प्रशासन पर दबाव बढ़ा है और आने वाले दिनों में सख्त कार्रवाई की उम्मीद जताई जा रही है। इस मामले में स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहा गया था एडमिनिस्ट्रेशन को। उनके द्वारा जो रिपोर्ट फाइल की गई थी उससे स्पष्ट हुआ कि अतिक्रमणकारी नोटिस जरूर दिए गए इन रिजॉर्ट्स ने जिन्होंने वहाँ पे कब्जा कर रखा है, लेकिन सार्वजनिक संपत्तियों पे अभी भी वो अतिक्रमण बरकरार है। जिसके बाद कोर्ट ने आज जिलाधिकारी बागेश्वर को सूचित किया है कि वो एक कमेटी बनाए और 9 माह के अंदर इस अतिक्रमण को हटा के और जो पब्लिक लैंड है, रोड्स हैं, उनको अतिक्रमण से मुक्त करके हाईकोर्ट में रिपोर्ट फाइल करें। तो उत्तराखंड की खबरों में वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।